हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस दरोगा महा सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कुल मिला के यहाँ पर 139 टेस्ट सीरीज को कवर करने का हम लोगों ने यह प्रयास किया है, जिसमें यह 11वां सीरीज है। 139 सीरीज का जो हमने संकल्प लिया है उसमें से यह 11वां सीरीज है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला नंबर प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। साथियों, इसके लिए कम से कम उन्हें 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होता है। और बात किया जाए ये राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है, तो वह आर्टिकल 61 है। इसके अलावा बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, यह ऐसा प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया। अनुच्छेद 52 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा बात किया जाए, वह अगर 14 दिन पूर्व नोटिस देते हैं तो साथ ही साथ उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी ज़रूरी होते हैं। 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर भी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय, इस पे ध्यान दीजिएगा साथियों, उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो इसके लिए साथियों उन्हें कम से कम 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में एडवोकेट का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा चलिए इसके बारे में कुछ अन्य बातें जानते हैं कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो भी होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसमें किसी व्यक्ति को अगर न्यायाधीश बनना है यानी कि चीफ जस्टिस बनना है तो इसके लिए किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, न्यायाधीश बनने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जस्टिस अगर बनना है वहाँ पे तो 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। या अगर बात किया जाए तो किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता एडवोकेट रहना चाहिए। अगर 2 वर्ष तक रहेंगे तो 5 दूनी 10 तो ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है साथियों कि वह 10 वर्षों तक एडवोकेट रहना चाहिए, उन्हें अनुभव होना चाहिए उसका कार्य करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो अगर नागरिकता जो है उससे संबंधित जो शर्तें या नियमें हैं उनको सक्षम निकाय उसको यह करने वाला यह सक्षम निकाय कौन सा है, तो यह है साथियों संसद यह निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद जो है वह नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि के द्वारा विनिमय करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो क्या चीज़ का साथियों, तो अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। लेखानुदान जो है वह संघ सरकार को यह अनुमति प्रदान करता है कि वह एक सर्टेन पीरियड के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, 5 में ये कह रहा है कि संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करना है। यानी यह भाग 4 है, भाग आपका 8 है, भाग आपका 17वां है और भाग आपका क्या है साथियों, भाग आपका 18वां है। तो यह किससे संबंधित है, इसको आपको सही मैच करना है। तो बात किया जाए भाग 4 की, तो साथियों यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, तो यह आपका राइट है। इसके अलावा बात किया जाए भाग 8 की साथियों, तो यह संघ राज्य क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे भाग 17वां की, ठीक है। तो 17वां जो है साथियों यह है राजभाषा से, ठीक है, यानी कि 4 मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ 18वां जो बात किया जाए, भाग जो है 18 कुल मिला के 22 भाग है साथियों। तो यह 18वां भाग की बात की जाए तो इसका संबंध है आपात
उपवन से। ठीक है, तो सही के सही हो गए सारे के सारे, यानी कि ए का आपका हो गया साथियों 1, बी का हो गया 2, तो ए का 1 बी का 2। ठीक है, इस तरीके से फिर देखें, ए का 1 बी का 2, यानी कि ये आपका बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, तो फिर सी का हमने क्या मैच किया है 4। अब देखिए सी का इसमें 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा। सी का क्या है साथियों 3 है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 को देखें तो 6 में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग को सिफारिशों को संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है, या कह सकते हैं पटल पे रखता है। तो यह जो है आर्टिकल 281 है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्नों को समझते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है, इसमें से क्या जरूरी नहीं है। तो चलिए साथियों ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति या कोई नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, यानी कि यह योग्यता रखता हो, तो ये भी आपका सही है साथियों। इसके अलावा कम से कम 50 प्रस्तावक हो, तो साथियों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। तो यहाँ पे 50 प्रस्तावक दिया है, ऐसा नहीं कह रहा है कि 50 अनुमोदक ना हो या कुछ एक्स्ट्रा अनुमोदक, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा हाँ, यहाँ ऑप्शन देखिए डी में क्या कह दिया कि कम से कम 100 अनुमोदक होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना, अनुमोदक 100 नहीं 50। मैंने अभी ऑप्शन सी में डिस्कस किया था कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। यह जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था, कितना सीट पर वह जीती थी। तो साथियों इसमें उसे 208 सीट प्राप्त हुई थी। संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह जो है 74वां संविधान संशोधन जो है, उस अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासक जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1992, वह क्या है, वह शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 सब सेक्शन क शामिल किया गया है और यह एक नई अनुसूची, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया है। इसमें एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर में क्या कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे राज्यसभा से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। उसमें से बोला है कि इस पे से विचार करना है। अब विचार क्या करना है कि उपरोक्त कथनों में कौन कथन सही है, आपको सही कथन को यहाँ पे बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। तो हाँ साथियों, यह अस्थाई सदन होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, तो पहला सही है। अब प्रश्न ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे साथियों यह 2/3 गलत हो जाएगा। कितने, तो 1/3 सदस्य जो है वह अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 3 में क्या कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो साथियों इसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो साथियों यह 4 सही है
और ऑप्शन यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। ठीक है, और पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण की बात की जाए तो इसका संबंध जो है आंध्र सातवाहन वंश से माना जाता है। और पुराणों की कुल संख्या अगर बात किया जाए तो पुराणों की कुल संख्या 18 है साथियों। ठीक है, और केवल 5 पुराण जो है जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मदेव एवं भागवत है, इन्हीं में राजाओं के वंशावली को दर्शाया गया है, यानी कि इन्हीं में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसने इसमें भारतीय समाज को कुल 7 भागों में विभाजित किया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें से दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर एवं शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद जो होते हैं उनमें से सभी अधिक जनसंख्या किसानों की होती है। तो यह इस टाइप से उन्होंने 7 भागों में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में वर्णन किया है भारतीय समाज के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। पूछा गया है साथियों कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था और सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो साथियों उसे प्रधान काजी के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च प्रधान अधिकारी की बात की जाए तो वह प्रधान काजी होता था और प्रधान काजी सम्राट के अनुपस्थिति में न्याय संबंधी कार्य करता था। प्रधान काजी की सहायता हेतु प्रधान मुफ्ती भी उसमें सहयोग करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यह खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है साथियों मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, बात की जाए खिलाफत आंदोलन की तो यह भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया यह आंदोलन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1880 में किया गया था। ठीक है, 1880 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों उन्हें यह उपाधि जमान शाह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जमान शाह के द्वारा इसे यह उपाधि दिया गया था। किसे? राणा रणजीत सिंह को। ठीक है, और पूछा जाए कि राम मोहन राय को यानी कि राजा राम मोहन राय को यह राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो चलिए राजा रणजीत सिंह और जमान सिंह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हुआ यूँ था 1798 ईस्वी में जमान शाह जो है वह पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जब वहाँ से वो लौट रहा था तो उसका तोप जो है वह चिनाब नदी में गिर गया था। रणजीत सिंह ने क्या किया था कि वह तोप को निकलवा कर उन्हें वापस भिजवा दिया था और इसके बदले में क्या हुआ था, जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने का अधिकार करने का जो भी है वो अथॉरिटी प्रदान किया और साथ ही साथ जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। इसी दौरान उन्हें राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दी गई थी। तो इतना हम लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो साथियों वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था, उसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और बात की जाए तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। साथियों इस सेशन को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी नहीं करें। आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा बेहतर से बेहतर करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है।
तो इसका भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन आपको सुत्त पिटक में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए इनका जन्म की, तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म में हमें विषाद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है और भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वह सुत्त पिटक में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से आपको राइट कौन मैच किया गया है उसके बारे में बताना है। तो चलिए जानते हैं। आदिल शाही जो है, आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो यह कुलीब कुतुब शाह नहीं था, जबकि क्या था इसका? यूसुफ आदिल शाह। हमें मैच नहीं करना है, हमें राइट बताना है। तो चलिए इसको राइट हम मैच ही कर देते हैं, ठीक है। तो आदिल शाही वंश का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह, इसको इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। हालांकि मैच नहीं करना है। बात किया जाए निजाम शाही वंश का, ठीक है, तो निजाम शाही वंश का संस्थापक जो था वह मलिक अहमद था, ठीक है साथियों। निजाम शाही जो है उसका मलिक अहमद शाह, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। बात किया जाए कुतुब शाही का, तो कुतुब शाही का संस्थापक था वह कुली कुतुब शाह था। तो यहाँ पे कहा है साथियों कुली कुतुब शाह। इसके अलावा बात की जाए कि इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था, तो वह था फतेहुल्ला इमाद शाह, ठीक है, फतेहुल्ला इमाद शाह। यहाँ पे साथियों ये तो गलत हो ही रहा है, मतलब चूंकि इसका आदिल शाह का कुतुब शाह नहीं है तो ये गलत हो रहा है। कुतुब शाही भी गलत हो रहा है, सी भी गलत हो रहा है। जबकि बड़ी शाही वंश का संस्थापक आमिर अली बड़ी था, तो ये आपका एकमात्र ऑप्शन नंबर डी सही हो पा रहा है। तो हमें सही ढूंढना था, ठीक है। प्रश्न को लेंदी नहीं करते हैं, नहीं तो आपको हेडेक लगने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और यह हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी साथियों? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है साथियों। और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर में कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो वह साथियों अमृत बाजार पत्रिका थी, जिसे वर्नाकुलर प्रेस 1878 से, है ना, 1878 से बचने के लिए क्या किया गया था? इसे बंगाली से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगर बात किया जाए वर्नाकुलर प्रेस लाया किसने था, तो लॉर्ड लिप्पन, ल से लाना और ल से लिप्पन, ठीक है। लॉर्ड लिप्पन नहीं, लॉर्ड लिट्टन है, ठीक है। और बात किया जाए इसे रिजेक्ट किसने किया था, तो रिजेक्ट यानी कि निरस्त किया था रिपन के द्वारा। रिपन, ठीक है। तो उन्होंने इसे रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट कब किया था? 1882 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा साथियों अगर बात किया जाए तो इसके संस्थापक कौन थे अमृत बाजार के? तो यह थे शिशिर कुमार घोष। प्रश्न संख्या 22 में क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और फरवरी 1928 की बात करें तो यह 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था साथियों? बम्बई, ठीक है ना, बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। इसका गठन जो है वह ब्रिटिश संसद के द्वारा नवंबर 1927 में किया गया था। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन और जानते हैं। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग के जितने भी सदस्य हुआ करते थे वो सारे के सारे गोरे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। और इस आयोग ने 1930 ईस्वी में अपनी एक रिपोर्ट पेश की और द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि की सिफारिश की थी उनके द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 23 में
कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व सांख्यिकी दिवस की बात की जाए तो इसे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह घूमर जो है साथियों, वह राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, बात किया जाए महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का कई सारे हैं लोक नृत्य, जैसे लावनी है, नखत है, कौली है, गौरीचा है। इसके अलावा साथियों बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी, कर्मा और डागला है। इसके अलावा बात किया जाए साथियों गुजरात का, तो गुजरात का गारवा है, डांडिया है, भवई है, टिप्पणी। तो आप ये याद रखेंगे डांडिया। ठीक है, डांडिया याद रखेंगे और गरबा याद रखेंगे जो कि गुजरात का है। और याद तो सारे के सारे रखना है, स्पेसिफिक सिर्फ इसी को नहीं याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है साथियों। तो यह होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है, ब्रिज खेल से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो साथियों 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था। और यह कब किया गया था, कुल मिला के अगर डेट की बात की जाए तो यह 15 अगस्त को किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर बात किया जाए इसके, तो सोमनाथ जो है इसके इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो साथियों वर्तमान में 56 सदस्य देश हैं राष्ट्रमंडल के, है ना। और राष्ट्रमंडल वैसे देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, यानी कि उनके गुलाम हुआ करते थे। इसकी स्थापना साथियों 1926 में की गई थी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। और राष्ट्रमंडल के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में है। अब वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो मैंने पूर्व में ही डिस्कस किया है कि 56 है। और राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले वर्तमान देश कई सारे हैं, जैसे वर्तमान में बात किया जाए तो गैवान है, टोगो है, ये सारे के सारे हैं। तो बात किया जाए कुल सदस्य की संख्या तो 56 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है साथियों। सबसे चौड़ी जल संधि की बात की जाए तो यह है डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस जल संधि जो है वह सबसे चौड़ी जल संधि है। और सबसे विशाल जल संधि की बात किया जाए तो यह टाटर है। सबसे विशाल जल संधि टाटर जल संधि है। इसके अलावा बात किया जाए कि यह खोल जल संधि के बारे में, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, यह क्या है साथियों, चौड़ा है जलप्रपात। इसके बाद बात किया जाए साथियों टिटिकाका की, तो यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित यह जल संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मिस्र देश के संसद को क्या कहा जाता है, माने मिस्र देश का जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसे पीपुल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है। बात किया जाए इसके अलावा फ्रांस की, तो फ्रांस का जो है वह संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह नेशनल असेंबली फ्रांस के संसद को कहा जाता है। इसके अलावा बात किया जाए पार्लियामेंट, तो ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ब्रिटेन के संसद को, यानी कि ब्रिटिश लिख दिया, ब्रिटेन के संसद को साथियों पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात किया जाए नेशनल पीपुल कांग्रेस, यह चीन के संसद का नाम है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आपको पता चल गया कि मिस्र के देश को क्या कहते हैं साथियों, पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है। तो साथियों ये जो है कवक है, जीवाणु है, गुलकृमि है, ये सारे के सारे पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला जगत में ये सारे के सारे अपघटक का कार्य करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31।
पूछा गया है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है। तो यह साइलेंट वैली जो है उसका संबंध केरल से है। यह जो है यह एक शांत घाटी में स्थित है, इसलिए इसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण से को कब स्थापित किया गया था। तो इसे 2023 में, ठीक है, 2023 कहा गया, 2003 में स्थापित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, इसी के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना 2003 में की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में है साथियों। मुख्यालय कहाँ है तो चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार यह क्रम कौन सा है। तो उनका पद के अनुसार 15वां क्रम है साथियों, ठीक है, उनका 15वां क्रम है। और बात की जाए कि आदिवासी महिला की, तो यह पहली आदिवासी महिला बनी है जो भारत की राष्ट्रपति के पद पर इन्हें चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो यह नए प्रमुख वोल्कर टर्क को बनाया गया है। वोल्कर टर्क जो है इसके क्या बने हैं साथियों, नए प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात किया जाए कि यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। उसकी स्थापना साथियों 1993 में की गई थी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो साथियों इसमें 2022 के संदर्भ में भारत को बहुत ही बुरा इसका स्थान है साथियों, इसमें इसे 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न आता है। तो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या चीज़, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। और इसके अलावा यह बात किया जाए तो यह इस सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत की रैंकिंग 150वीं है, ठीक है, नॉर्वे पहले स्थान पर है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया है कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो साथियों इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया है और यह धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होने वाले थल सेना अभ्यास का एक हिस्सा है और इसका आयोजन 2022 की बात किया जाए तो यह बेलगाम कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों कुल मिला के 34 महिलाओं को यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो इसे कुंजगल, ठीक है, जो भारतीय फिल्म है कुंजगल को ढाका बांग्लादेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के खिताब से पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंजगल राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों इस क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडल्स और के शार्पलेस, इन सभी को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध साथियों रसायन से है, ठीक है, इनका संबंध केमिस्ट्री से है, रसायन से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40
COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों यूएई में किया गया है, यूएई में किया जाएगा। और 2022 की बात किया जाए तो इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। ठीक है, 2023 में यूएई में और मिस्र में कब हुआ था? 2022 में। याद रखेंगे 2022 भी आपका करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है और हो सकता है 2022 भी आपसे पूछ ही दे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह LIC को जो है यह ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनियों की जो सूची है उसमें कितवां स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों यह महिला एकल का खिताब ईगा स्वियातेक के द्वारा या ईगा स्वियाटेक के द्वारा यह खिताब जीता गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वियातेक। ठीक है, और यह क्या है? यह किताब यह पोलैंड की है। ये जो ईगा स्वियातेक हैं यह पोलैंड की निवासी हैं, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं पोलैंड की। ठीक है, पोलैंड की महिला खिलाड़ी है। जबकि पुरुष एकल की बात की जाए तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में जो होगी राष्ट्रमंडल खेल उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन साथियों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2026 में होने वाले यह राष्ट्रमंडल खेल है ना, उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। जबकि बात किया जाए 23वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। हिम प्रहरी योजना जो है इसके अंतर्गत राज्य से जो लोगों का पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए है ना, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्र में बसाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है यानी कि गलत है साथियों, उसे आपको चुनना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द लास्ट हीरो जो है वह पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में है इंडोमिटेबल। यह इंडोमिटेबल जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन सी की बात करें तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट यह प्रियम गांधी ने लिखा है। और द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है वह जयंत घोषाल के द्वारा नहीं लिखा गया है साथियों, बल्कि यह किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है साथियों, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? तो साथियों इसका आयोजन रायपुर में किया गया था। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इसका उद्घाटन साबरमती नदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इस पुल की लंबाई साथियों 300 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 300 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की बात किया जाए तो यह 14 मीटर इसकी चौड़ाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह इंदिरा गांधी जो है हवाई अड्डा वह जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है साथियों?
अटल सुरंग की चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई साथियों 10.5 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई जो है इसकी 10.5 मीटर है। यह जो है विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग जो है उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसकी लंबाई की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है 9.2 मीटर नहीं है साथियों, 9.02 मीटर है। ठीक है, 9.02 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए अटल टनल की तो इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर हो गई। और यह जो है हिमाचल प्रदेश में जो साथियों लेह मनाली राजमार्ग है उसी पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में यह रोहतांग दर्रे से के नीचे बनाई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, तो इसकी ऊंचाई 3978 मीटर है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि बीपीएससी 67वीं या 68वीं में मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, तो यह पूछा गया था अटल सुरंग की साथियों, यह लंबाई पूछा गया था। ठीक है, तो 9.02 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, कई बुक में आपको 9.2 दिया रहता है तो आप इसे करेक्ट करेंगे, यह 9.02 इसकी लंबाई है किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो इसे 2017 में कुंभ मेला को अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में इसे लिस्टेड किया गया है। अगर पूछा गया है कि योग को कब शामिल किया गया है तो योग को 2016 में यह अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, और कुंभ मेला को 2017 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। कच्चे इस्पात के उत्पाद में यानी कि उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान साथियों दूसरा है। ठीक है, और बात किया जाए पहले स्थान पर तो पहला स्थान पर साथियों चीन है, चाइना, शी जिनपिंग। अगर अजीब नाम भी होता है इन लोगों का। एक टीचर्स जो है एक कमेंट के हिसाब से थोड़ा एक कॉमेडी चल रहा था, उसमें क्या कह रहा था कि बर्तन जो होता है ना, कोई भी बर्तन उसे नीचे पटक देते हैं, जो साउंड निकलता है वही नाम रख देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 52। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह जो है इसकी शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसे विकाराबाद जिले से इसकी शुरुआत की गई है। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो ड्रोन होगा ना उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में दवाओं की आपूर्ति किया जाएगा और साथ साथ टीका जो होता है उसकी भी आपूर्ति ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रयास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। काजुवेली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है, तो साथियों इसका संबंध तमिलनाडु से है। काजुवेली जो है वह आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया है। ठीक है, यह पक्षी अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। 54 में क्या पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवामुक्त किया गया है, यह इंडियन नेवी के द्वारा किस पनडुब्बी को रिटायरमेंट यहाँ पे सेवामुक्त किया गया है यानी कि रिटायर किया गया है, तो यह है INS सिंधु ध्वज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त किया गया यानी कि रिटायर किया गया है और इसने कुल 35 वर्ष तक सेवा प्रदान किया था और इसके बाद इन्हें रिटायरमेंट घोषित कर दिया गया था। बात किया जाए इसे शामिल कब किया गया था साथियों, 1987 में सिंधु ध्वज को शामिल किया गया था सेवा में। उसके बाद 35 वर्ष तक इन्होंने सेवा प्रदान किया और इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है साथियों, तो ऐसा करने वाला पहला जिला पूर्णिया बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 में क्या कह रहा है कि हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, तो यह लिली रे उनका संबंध किस क्षेत्र से था साथियों, तो उनका संबंध जो है साहित्य के क्षेत्र से था। उनकी मृत्यु की बात किया जाए तो
92 वर्ष की आयु में फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 57 में क्या कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा है उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से ऐसा प्रत्येक वर्ष यानी कि जनजातीय उत्सव के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है वह राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पायकारा जो है साथियों वह राजस्थान में नहीं है, जबकि चूलिया, पुनासा और मेनाल ये सारे के सारे जो है वह राजस्थान में स्थित जलप्रपात हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में स्थित कौन सा है तो वह है टोंस जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो साथियों यह हिमाद्री का भाग है। ठीक है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट आदि ये सारे के सारे हिमाद्री और वृहद हिमालय का भाग है। जबकि शिमला, कुल्लू और मनाली की बात की जाए तो यह लघु हिमालय का भाग है और हिमाद्री को वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है साथियों कि दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से होकर यह मानक समय जो है जिसे 82.50 भी कह सकते हैं या 82.1/2 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यह जो है यह भारत के कुल मिला के 5 राज्य से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है, और यह झारखंड से होकर नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो है वह सीमा साझा करते हैं? तो साथियों कुल मिला के 4 राज्य जो है वह भूटान के साथ, भारत के 4 राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा जो है वह साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं साथियों? तो ये पहला है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अगर बात किया जाए सबसे लंबी सीमा का तो यह सीमा असम के साथ लगता है, जो कि 267 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा की बात किया जाए तो सबसे लंबी सीमा असम का लगता है। ठीक है, भूटान के साथ, जो कि कितनी है साथियों? 267 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इसको इरेज कर देते हैं। 62 नंबर प्रश्न में साथियों क्या पूछा जा रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो साथियों यह जो एंजिल जलप्रपात है वह वेनेजुएला में स्थित है, जो कि इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए कि 979 मीटर है, और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा आप याद रखेंगे जलप्रपात कौन हो जाएगा? तो यह वेनेजुएला जलप्रपात हो जाएगा और 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। आर्कटिक एवं बोरिक सागर को कौन सा जलद मरुमध्य जो है वह जोड़ता है? तो साथियों यह बेरिंग जो है, बेरिंग की जल संधि वह इसे जोड़ता है, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 में क्या कह रहा है कि माली की राजधानी क्या है? तो साथी माली जो है एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बमाको है। बहुत ही अच्छा नाम है, बमाको है। और मुद्रा की बात किया जाए तो मुद्रा साथियों इसकी फ्रैंक है। ठीक है, मुद्रा इसकी फ्रैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो साथियों यह कोलेरू बंदरगाह जो है वह पश्चिमी तट पर नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो यह पूर्वी तट पर स्थित है साथियों। ठीक है, यह पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो साथियों इसे यह फेरम जो है Fe से इसे डिनोट किया जाता है, और यह लोहा का
लैटिन नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है साथियों। देखिए, आर्सेनिक जो है वह जल में घुलता है और सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, कैंसर का साथियों ये कारक होता है। गाद भी जो है एक प्रदूषक है, क्रोमियम भी एक प्रदूषक है, जबकि हिमनद की साथियों अगर बात किया जाए हिमनद की तो यह एक ताज़े पानी का स्रोत है, माध्यम है, यह प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है साथियों। तो देखिए यहाँ पे कई तरीके का पाया जाता है सांद्रण, जिसमें आर्सेनिक सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिर आर्सेनिक का रिसाव कैसे होता है पर्यावरण में, तो यह शीशा उद्योग, वस्त्र उद्योग और दुर्गंध रसायन है, उनसे क्या करता है, जिसके ज़मीन के अंदर जाता है और पानी में मिक्स हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है, यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण किसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। आप जानते होंगे है ना, SO2। और ये आपका ऑप्शन 1 नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं होगा। ऑप्शन 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 में क्या कह रहा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है साथियों। तो यह जो है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल कहिए या ऑक्जेलिक एसिड कहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साथियों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसे NaOH के द्वारा डिनोट किया जाता है, NaOH, ठीक है ना। इसका उपयोग साथियों क्या चीज़ में किया जाता है, तो साबुन के निर्माण में किया जाता है, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, साबुन के निर्माण में और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और यह क्या होता है, यह एक उच्च क्षारक होता है। प्रश्न संख्या 72, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो नाइट्रोजन आधारित है, जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया के करने के बाद इसे तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है साथियों। तो यहाँ पे अवरक्त किरणें जो है वह नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसके दौरान यह नहीं निकलती है, जबकि अल्फा, बीटा और गामा किरणें इससे निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 में क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है, यानी कि स्लो प्रोग्रेस होता है। तो प्रोटीन के कारण साथियों, प्रोटीन क्या करता है कि मांसपेशी और हड्डियों के तत्वों को स्वस्थ रखने के लिए, जो उसके सेल्स होते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर इसकी प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो विकास जो है उसमें धीरे धीरे विकास होगा, विकास की गति स्लो पड़ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, नागफनी जो है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो साथियों तना में जो है, यह जो है तना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। जो भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके पत्तियां में या तो यह अनुपस्थित होते हैं या बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, और कुछ पौधे में पत्तियां जो है वह कांटे का रूप धारण कर लेती है। इससे वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है, और नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में जो होती है वह तना होती है, और वहीं से प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपादित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है। तो साथियों इसे कोशिका से लिया जाता है, यानी कि अगर बात किया जाए तो जीन चिकित्सा जो होता है उसमें किसी बच्चे के भ्रूण में चिन्हित कर, उसके भ्रूण को चिन्हित कर जिन दोषों का सुधार किया जाता है, और उस उपचार पद्धति में क्या होता है कि जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 77 यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या कारण है। साथियों, तो यह हिपेरिन जो है वह क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर रक्त वाहिकाएं नली जो होती है उसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसके लिए हिपेरिन जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? तो वह है साथियों विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है और ये क्या होता है कि अधिकतर वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो साथियों लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है उसके द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स का निर्माण होता है और जो क्या करता है कि विष पदार्थों को क्या करता है, डिफ्यूज करता है, निष्क्रिय करता है। और लिम्फोसाइट जो होता है वह सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तंतुपास्थी यानी कि फाइब्रस बोन जो होती है वह संधि कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह कपाल में पाया जाता है। मनुष्य का जो कपाल होता है उसमें कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है। टोटल कितने होते हैं साथियों? अस्थियों की संख्या 8 होती है। और खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या की बात की जाए तो साथियों 28 होती है। खोपड़ी के संबंध में अगर बात करें, खोपड़ी में साथियों तो कुल कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, खोपड़ी में 28 होते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 81। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? इसमें कौन सा है वो मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो साथियों तंत्रिका और अंतःस्रावी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि शरीर के विभिन्न प्रक्रिया जितने भी प्रोसेस जो चलती हैं उसका कंट्रोल जो है, उसको नियंत्रित जो है वह तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेद अंग और तंत्रिकाएं होती है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित जो होती है हार्मोन, उसके द्वारा इसे संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो साथियों यह ग्रहणी के द्वारा सेक्रेटिन हार्मोन का स्रवण किया जाता है यानी कि स्रावित होता है। यह छोटी आंत जो है वो उसमें ग्रहणी के ऊपरी भाग में की दीवार से स्रावित होता है और यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को और पीएच स्तरीय मान जो होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों यह शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? साथियों इसमें से सदिश राशि नहीं है ऐसा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है बल की बात करें तो यह क्या है? सदिश राशि है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं बल में। विस्थापन में दिशा और परिमाण भी होते हैं, वेग में भी दिशा और परिमाण होते हैं, जबकि एक वॉल्यूम यानी कि आयतन है उसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं है। तो सदिश राशि का डिफिनीशन है साथियों जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न की बात करें तो ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो साथियों इसका निर्धारण ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से होता है यानी कि आवृत्ति से होता है। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 की बात करें साथियों, प्रश्न संख्या 86 में पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है साथियों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि गर्म तार और जीवित तार में क्या चीज़, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को कहाँ लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है और जीवित तार में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वह क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को क्या करता है, भंग करता है, यानी कि रोकने का कार्य करता है फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज का जो होता है वो प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अधिक से अधिक वोल्टेज को ऑब्जर्व करता है और जो है गलनांक निम्न होता है, यानी कि जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो तुरंत ही वो गल जाएगा और विद्युत परिपथ में रुकावट हो जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जानते हैं उसका संबंध निम्न में से कौन सा है, कौन सा गलत है। इस यानी कि मायोपिया के बारे में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा साथियों गलत है। तो देखिए यहाँ पे अगर पढ़ते हैं ऑप्शंस को तो देखिए नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है मायोपिया में, ये आपका सही है, ये गलत नहीं है। और नेत्र लेंस जो होती है उसकी फोकस दूरी कम जाती है, तभी तो आप देख नहीं पाते हैं ना ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक, तो बी भी आपका सही है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, इसी कारण भी प्रॉब्लम होता है। और प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, तो नहीं, ये आपका साथियों गलत हो जाएगा। ठीक है, मायोपिया में ऐसा नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चालक तार के तापमान में होने वाले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों यह क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, किसी भी चालक के तार के तापमान में प्रतिरोध जो होता है होने पर प्रतिरोध में क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 89 क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो यह होता है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। प्रश्न संख्या 90 में क्या पूछा गया है साथियों, 90 में कह रहा है कि संपीड़नों का निर्माण, ठीक है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब होता है। वायुदाब क्या होता है साथियों, उच्च होता है, निम्न होता है, अनंत होता है या शून्य होता है। तो साथियों संपीड़न वहाँ पे हो पाता है जहाँ पे वायुदाब उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो यह जो है वाई.वी. रेड्डी समिति के द्वारा यह दिया गया था इस परिवर्तन के सुधार के संबंधी में 1998 में। तो यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी समिति 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुधार जो है वह उसके लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी है, यानी कि डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, उन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था 1998 में। प्रश्न संख्या 92 क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है कि किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी योजना यानी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2013 से 14 में की गई थी और इसका उद्देश्य था किसानों को खेती कार्य करने के लिए यथासमर्थ जो है पर्याप्त साख उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात किया जाए तो पूछा गया है साथियों कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो यहाँ न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाया गया है। ठीक है, भारत में मुद्रा निर्गमन के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया है और यह जो है इसे 1956 ईस्वी में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन सा है। तो साथियों प्रत्यक्ष कर की बात किया जाए तो यह आयकर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था से सुधार एवं सरलीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में कह रहा था कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेसिफिक जो है इकोनॉमिक जोन जो होता है, ठीक है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी साथियों, तो उसकी स्थापना जो है वह कांडला में किया गया था। ठीक है, कांडला में किया गया था जो कि कहाँ पड़ता है साथियों, गुजरात में पड़ता है। कांडला जो है साथियों वह गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी और 1965 में निर्यात संबंधित क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या
96 नंबर, है ना। 96 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, मैथ का प्रश्न है साथियों। अब आ गया मैथ का सेगमेंट, तो इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न में कह रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अब साथियों सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि यह जो पत्थर जो है, यानी कि टाइल्स है, पत्थर है, जो भी है, वो लगाए कहाँ जाएंगे, एरिया में लगाए जाएंगे या परिधि में लगाए जाएंगे। तो नहीं साथियों, एरिया में लगाए जाएंगे, जो इसका एरिया होगा। तो चलिए साथियों, एरिया में, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 मीटर भुजा वाले हैं, तो हमें एरिया निकालना है किसका, वर्ग का। तो फॉर्मूला क्या होता है साथियों, साइड का स्क्वायर। क्या होता है साथियों, साइड का स्क्वायर। अब 3 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। और हमको उसका क्या कर देना है, ये साइड है यानी कि भुजा है, उसका स्क्वायर करना है। तो साथियों कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 3 3 जा 9 होगा, है ना। और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, 4 जीरो हो जाएगा। और कितने लगाने हैं साइज, 20 सेंटीमीटर इंटू 30, 20 इंटू 30। 2 जीरो से 2 जीरो को हमने क्या किया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 3 से इसको कितने बार में कर दिया, 3 से इसको कर दिया 3 बार में, और 2 से इसको काट दिया 150 बार में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 97 में क्या कह रहा है कि 100 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। साथियों अगर प्रश्न को लेंदी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आसान करेंगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें इसे तो एक साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला है साथियों, मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। आपको अंतर निकालना है, ठीक है ना, डिफरेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है P इंटू, ठीक है, P इंटू R बाई 100 इसका होल स्क्वायर साथियों, ठीक है ना, R बाई 100 का होल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, 100 है, 1000 है सॉरी। और रेट आपका क्या है साथियों, रेट आपका 5 है और यहाँ पे 100 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1000 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर करेंगे, 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के बाद एक पॉइंट बैठ जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2.5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक साधारण विधि है, तो आपको साधारण विधि से तो नहीं निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसा ही निकाल दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे P इंटू टी इंटू R बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला निकल गया, तो यहाँ से आपका SI आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे। और एक क्या कर देंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी निकाल देंगे। तो देखिए प्रिंसिपल आपका 1000 था, टाइम आपके पास 2 था, रेट आपका 5 था और 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 5 दूना 10 और 10, यानी कि यहाँ पे 100 साधारण ब्याज आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया साथियों, 1000 1 प्लस 5/100, और क्या था यहाँ पे 2 था। इससे ये 20 बार में कट गया, तो यहाँ 1000 20 का स्क्वायर 1 से 20 20 बार में, और 20 प्लस 1 यानी कि 21, यहाँ पे 21/20 हो जाएगा। तो 21 गुने 21 और 20 गुना साथियों 20 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट्स का कोई लेना देना नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 441 में 5 से आपको गुना करना होगा। तो क्या आ जाएगा साथियों, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2, ठीक है ना। आपका क्या आ जाएगा साथियों, 5 1 5, 5 चौका 20, कैरी 2, है ना, 5 चौका 20 और 2 22, ये आ गया। फिर नीचे आपका यहाँ पे एक 2 रह गया, वो इसको डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा 1 1 2.5। अब यहाँ पे साथियों 1 1 2.5 आएगा, और पहले क्या था 1000, उस 1000 को इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 102.5। 1000 में से
1102.5 को घटाएंगे, 1102.5 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपको साथियों 2.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इससे अगर आप निकालेंगे तो साथियों 102 आ जाएगा। ठीक है ना, इससे अगर आप निकाल रहे हैं तो 102 आ जाएगा। और पहला प्रिंसिपल आपको क्या है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपके पास क्या है साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 102.5। और प्रिंसिपल क्या है आपका, साधारण इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज आपका 100 है। तो इसको माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.5 है। तो इतना झमेला से अच्छा साथियों पूर्व वाला ही अच्छा था, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर यानी कि 1000, R का स्क्वायर यानी कि 25 और 100 का यानी कि 10,000, है ना। 1 2 3 1 2 3 25 के बीच में जाके एक पॉइंट बैठ जाएगा तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या क्या है। इसका आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन 2.5। अगला प्रश्न क्या है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो चलिए साथियों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न है, समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की गति निकालना है। तो साथियों स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो आपका चाल, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव की चाल में से धारा की जो चाल होता है, धारा का भी कोई वेग होता है ना, तो वो माइनस हो जाएगा। तो मान लेते हैं नाव की चाल साथियों क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो यह धारा की दिशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो माइनस हो जाएगा। और डिस्टेंस की बात की जा रहा है तो डिस्टेंस उसने कितना बताया था साथियों, कुल मिला के 12 किलोमीटर, और कितने मिनट में, 48 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्या हो जाएगा, इस मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे, है ना। तो यह 12 चौक 48 और 4 से यह 15 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि साथियों ये 15 क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, x - 2 बराबर 15, यानी कि x बराबर 15, ये -2 उधर जाके 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। 99 में भी बहुत ही साधारण प्रश्न है साथियों, पढ़िए इसको और समझते हैं। कह ये रहा है कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। ऐसे तो भर जाता है 16 घंटे में, लेकिन इधर से टंकी में छेद है तो पानी गिर भी रहा है साथ साथ, तो 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभी क्या कर रहा है कि टंकी भर देगा 16 घंटा में। ठीक है, 16 घंटा में भर देगा, और 24 घंटा में क्या भरता है, तली में छेद होने के कारण। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यह भर रहा है, उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, जैसे 1/16, 1/24, इफ़िशियंसी साथियों इसकी क्या आ जाएगी, 48। ठीक है, 48 आ जाएगी। तो एलसीएम ही कहिए या एफिशिएंसी कहिए, 16 या 48। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी साथियों, 24 दूनी 48, यानी कि 1/48 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं। प्रश्न संख्या 100 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों, बहुत ही ये भी साधारण प्रश्न है कि P + Q का 20%, P - Q का 50% है, तो P अनुपात Q क्या होगा। बहुत ही अच्छा है, P + Q 20% और P - Q 50%। देखिए P + Q 20% है ना, 20%। ठीक है, और वो बराबर है P - Q के
50%। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। अब देखिए 20% का मतलब अगर यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, जो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2p प्लस क्या हो जाएगा 2q, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p माइनस 5q। इतना भी नहीं करना था लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 5p इधर है प्लस में और ये p प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 3p। इस 5p में से 2p इधर आके माइनस में होगा, 3p बचेगा। अब यहाँ पे 2q है और ये 5q इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 7q हो जाएगा। ठीक है, अब 7q 3p के बराबर है, 7q 3p के बराबर है, तो q यहीं पे रहेगा, p इसके नीचे आएगा और यहाँ 3 इधर रह जाएगा, 7 इसके नीचे आएगा। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, p अनुपात q क्या होगा, यानी कि p अनुपात, तो पहले p तो p 7 होगा और q क्या होगा साथियों 3। आपका आंसर हो जाएगा। p q का पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो q p निकल रहा है ना, तो उल्टा कर देंगे 7:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपना सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर साथियों 139 सेट कराए जाएंगे, तो 139 सेट में अगर 5 मैथ के प्रश्न होंगे तो साथियों आप इसको ऐड कर सकते हैं कि कितना प्रश्न बनेंगे मैथ का, एक सिंपल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। कुल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अगर प्रत्येक 139 सेट में 5-5 मैथ के प्रश्न होंगे तो 695 प्रश्न आपके साथियों यहाँ से सॉल्व होंगे, और वो भी डायरेक्टली आंसर नहीं टिक करते जाएंगे, उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आपको यहाँ पे पूर्ण दरोगा की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का डिस्कशन कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।